Good morning students, welcome to CA Foundation Fast Track Batches May 21 lecture number 16 Accounts Part 2। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट को शुरू कर दिया था। कंसाइनमेंट के बारे में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज की बात करी थी। आज के लेक्चर में हम लोग कंसाइनमेंट को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मैंने आप लोगों से जैसा कि पिछले लेक्चर में वादा किया था कि मैं आप लोगों को पहली और लास्ट एंट्री का लॉजिक समझाऊंगा। ठीक, अब सर हमारी पहली एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये एंट्री क्या है? ये एंट्री है सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। अब देखिए बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं तो हम एक एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट, वट एवर द केस में। यहां पे मैं सप्लायर भी लिख सकता हूं। अब यहां पे चीज क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं या तो वो एंड में क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएंगे या सेल हो जाएंगे। यही चीज होती है परचेजेस के हुए। हम लोग तीन ही कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। पी इज फॉर परचेजेस, या तो हम इसे सेल कर सकते हैं या ये क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है। अब नॉर्मल लॉस को फिलहाल मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या आ जाता है कि मैं उसे कंसाइनमेंट पे भेज सकता हूं आगे। तो बेसिकली अगर मैं परचेज्ड गुड्स को कंसाइनमेंट पे भेज रहा हूं तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने परचेज्ड गुड्स को कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यही चीज इसका मतलब हुआ। ठीक, लेकिन बेटा आप साल के दौरान बहुत ज्यादा परचेज करते हो, पहले से आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होता है, तो हर बार इस चीज को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये परचेज्ड गुड्स में से जा रहा है या ओपनिंग स्टॉक में से जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को साइमल्टेनियसली किया जाता है। इसे साइमल्टेनियसली किया जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आप यहां पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट मत करो, आप यहां पे एक टेम्पररी अकाउंट खोल दो जिसका नाम होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट बेटा। इसे खोला क्यों जाता है, इसका लॉजिक हमें एंड में समझ में आएगा। देखिए तो अब हुआ क्या। अब ये कहानी आगे चलती रही। ठीक है जी, परचेज टू कैश चलता रहा। ये फर्स्ट एंट्री हुई, ये सेकंड, ये थर्ड, जैसे भी है। और उधर ये वाली एंट्री पास होती गई। अब वक्त क्या आया? अब वक्त आया सर इन अकाउंट्स को क्लोज करने का। अब देखिए अगर मैं परचेज अकाउंट की बात करूंगा अगर मैं परचेज अकाउंट की बात करूंगा तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और यहीं पे साथ में मैं नीचे ट्रेडिंग अकाउंट भी बना देता हूं आपका। ट्रेडिंग अकाउंट में या तो आपका आ रहा होगा टू ओपनिंग स्टॉक और यहां पे आ गया टू परचेजेस। अब आगे देखिए क्या हुआ। हमने इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या पास करी? सर कंसाइनमेंट अकाउंट के तो अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन सर हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज नहीं किया। ये वाला अकाउंट भी तो खोला था ना हमने, लेकिन हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज नहीं किया। तो जरा देखें सर इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या पास हो रही थी? दिख रही है आप लोगों को? ये वाली ये एंट्री क्या थी? गुड्स सेंट ऑन consignment account debited to
ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये एंट्री रिप्रेजेंट क्या कर रही है? पहली बात तो सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, ये हमारी फर्स्ट चीज है जो रिप्रेजेंट हो रही है। दूसरा यहां पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए अब जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो यहां पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए बेटा यहां पे कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं। यहां पे या तो आता है सर बाय सेल्स, जो डायरेक्ट सेल्स करते हैं हम लोग, या आ गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखो ये वाली चीज कि सर परचेज्ड गुड्स थे या परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक में जो चीजें पड़ी थी उसमें से या तो कुछ सेल हो गई, या कुछ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में चली गई, या कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। और देखा जाए सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को अगर मैं क्लोज कर दूं, यहां पे काट दूं, तो एंट्री क्या बच जाती है? एंट्री बच जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और यहां पे अगर मैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की बजाय कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यही वाली चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पहली एंट्री में बात करी थी, सर कंसाइनमेंट टू परचेजेस। ठीक, क्योंकि परचेज अकाउंट भी ट्रेडिंग में मिल गया। देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो मिलाप का अकाउंट है, यहां पे स्टॉक रिलेटेड सारी चीजें आके मिल जाती हैं। वो ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, वो क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, वो परचेजेस भी हो सकता है, वो सेल्स भी हो सकता है, वो परचेज रिटर्न भी हो सकती है, वो सेल रिटर्न भी हो सकती है। इसी वजह से हम लोग जो इसकी फाइनल एंट्री है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके खत्म कर देते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट के केस में मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि यहां पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक ही हैं, आपको ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा मैंने आपको एक और एंट्री बोला था, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी। बेटा क्योंकि परचेजेस पे कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है, और जब भी हम लोग रिटर्न करते हैं तो हमेशा एक रिवर्सल एंट्री पास हो जाती है जो यहां पे रहेगी आपकी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनीज अकाउंट या कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी। नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक बेटा हम लोग इनवॉइसिंग के साथ ही डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको हम छोड़ रहे हैं। हाँ जी, जी बच्चों मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए बोला था एक चीज जो थी, ये हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट एंड हमारा कंसाइनी अकाउंट। ये सिर्फ मैंने आपको रीड करने के लिए बोला था। क्यों रीड करने के लिए बोला था? क्योंकि इस अकाउंट में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये हमारी जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग है। मैं फटाफट से आपको बता देता हूं इस अकाउंट में क्या क्या देखा जा रहा है। सबसे पहले तो है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस एंट्री को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड करने की एंट्री है। और इसी के अगेंस्ट अगर मैं देखना चाहूं, अगर गुड्स कभी भी रिटर्न हो जाते हैं तो उसके लिए ये चीज है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये लोडिंग के लिए भी है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस से डिस्कस कर से मेल खाती हैं या उससे रिलेट करती हैं, उन एंट्रीज को भी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट सामने आता जाएगा। उसके अलावा बेटा कंसाइनी का अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस की एंट्री है, ये बैड डेट्स की एंट्री है अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं किया। अब देख रहे हैं कि अल्टीमेटली यहां पे आ क्या रहा है, सिर्फ एक अकाउंट आया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बैंक की एंट्री आ रही है साथ में, उसके अलावा सिर्फ कंसाइनी का अकाउंट है। ठीक, और एंड में हमारा ये स्टॉक रिजर्व बच जाता है। इसकी बात हम लोग, ये इनवॉइसिंग से रिलेटेड है तो वहीं पे डिस्कस करेंगे इसको। और ये है हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इसे बेटा कंसाइनमेंट रिलेटेड क्लोजिंग स्टॉक भी बोला जाता है। ये सेल प्रोसीड्स कंसाइनी, ज्यादातर आपको इस अकाउंट में कंसाइनी का नाम ही दिखेगा, और कंसाइनी के अकाउंट में आपको ज्यादातर कंसाइनमेंट का नाम दिखेगा। ये देखिए, अदर देन दैट इज बैंक अकाउंट, अगर कोई रेमिटेंसेस हैं तो। ध्यान देने वाली चीज क्या है यहां पे कि सर इन द एंड ऑफ द पीरियड जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस ने अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं और उन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं से भी अगर आपने कोई प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है या बियर किया है तो इन दैट केस आपको उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाना ही पड़ेगा। अब आगे है जी मेरा टॉपिक अगला, ठीक। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेटेड मैंने आपको एक चीज और बतानी थी, वो भी रह गई है कि कंसाइनमेंट अकाउंट की नेचर कौन सी है। देखिए बेटा, कंसाइनी अकाउंट को पर्सनल नेचर बोला जाता है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट को ऐसा नहीं कहा जाता। जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसके लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इसे नॉमिनल अकाउंट कम पर्सनल अकाउंट बोल रहा है, तो आईसीएम मॉड्यूल के तहत आपको इसे यही चीज माननी पड़ेगी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड कुछ भी कि इसकी नेचर कौन सी है। वैसे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है तो मे बी आपको ये चीज ना फेस करनी पड़े, लेकिन अगर आ जाता है तो देयर विल बी नॉमिनल अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट। चलिए अब हम लोग कमीशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कमीशन अकाउंट जैसा कि बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो कमीशन की एंट्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ कंसाइनी में इन्होंने बात करी है कि कमीशन की एंट्री क्या होगी, लेकिन मैं टाइप्स ऑफ कमीशन पे आना चाहूंगा पहले। ये रहा, यहां से हमारी टाइप्स शुरू हो जाती हैं, टाइप्स ऑफ कमीशन। अब देखिए बेटा, कमीशन कितने तरह का है। कमीशन हमारा होता है 3 तरह का। सबसे पहले तो है ऑर्डिनरी, ठीक। दूसरा है डेल क्रेडिट, तीसरा है ओवर राइडिंग। तो दोस्तों क्या होता है हमारा, जब मैं ऑर्डिनरी कमीशन की बात कर रहा हूं तो ऑर्डिनरी कमीशन तो वो है जो नॉर्मल सेल्स प्रोसीड्स में मुझे मिल जाता है। जैसे कि सर नॉर्मल सेल प्रोसीड्स कैसे, भाई कितना भी सेल करो, तुमने 5%, 10% कुछ भी मुझे कमीशन बोल दिया, दैट विल बी ऑर्डिनरी कमीशन। मतलब कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, तुम माल बेचते जाओ, तुम कमीशन कमाते जाओगे, कोई एडिशनल कंडीशन ही नहीं है। देखिए ऑर्डिनरी कमीशन में क्या कहा जा रहा है, इट इज यूजुअली पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा आपको ये किसके ऊपर देना है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स या टोटल सेल प्रोसीड्स भी इसको मैं बोल सकता हूं, रिलेटेड टू कंसाइनमेंट, बट ऑब्वियस है। ठीक है जी, इसे टोटल सेल प्रोसीड्स भी बोला जा सकता है या ग्रॉस सेल प्रोसीड्स भी बोला जा सकता है। इस कमीशन को देने के साथ ही कंसाइनी के ऊपर किसी तरह का बैड डेट बियर करने का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। तो अब यहां पे एक और चीज है समझने वाली कि अगर इसमें ऑर्डिनरी कमीशन ही है, ठीक, या क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कमीशन दिया जा रहा है तो और क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, आप उसे कौन सा कमीशन मानेंगे, आप उसे ऑर्डिनरी कमीशन मानेंगे। देखें एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, Mr. X sent goods costing rupees 250 units costing 100 each to Mr. Y. Mr. Y sold 120 units for 14,000. He is entitled to ordinary commission of 5%. बहुत सिंपल है जी, टोटल सेल प्रोसीड्स देखिए कितने हैं, 14,000 रुपए, तो 14,000 का 5% यहां पे 700 रुपए जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन को बाद में डिस्कस करते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन क्या हो जाता है। देखिए बेटा, ये आप हैं, अब आप कौन हुए यहां पे, कंसाइनर। आपने कंसाइनी को एक चीज बोली, आपने बोला कि देख भाई मेरा जो मेरे पास गुड्स हैं वो यूजुअल रेट उसका 10 रुपए पर यूनिट है, तो अगर तो तू 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचेगा, मैं तुझे 5% ऑर्डिनरी कमीशन दे दूंगा। लेकिन तेरे में दम होना चाहिए, अगर तूने 10 रुपए प्रति यूनिट से थोड़ा सा भी महंगा बेच दिया, से 12 रुपए प्रति यूनिट बेच दिया, तो इस 2 रुपए के ऊपर मैं तुझे 25% कमीशन और दूंगा, जितने यूनिट्स भी आप सेल करोगे। अगर 1000 यूनिट तो 2000 का
25% हो गया, मतलब 500 रुपए। या ये भी हो सकता है कि मैं तुझे टोटल सेल्स के ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। पॉसिबल है बेटा, ये इनका अग्रीमेंट है, और ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट इनके क्वेश्चन में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दिया होगा। ठीक, तो अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर ये कमीशन फिर दिया क्यों जा रहा है। टोटलिटी में ये कमीशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं किसके, कंसाइनी के। मतलब कंसाइनी अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट बेच रहा है, इसे हम नॉर्मल भाषा में इनवॉइस प्राइस कहते हैं। मतलब अगर आप उसे बोल रहे हैं कि इनवॉइस प्राइस से ऊपर अगर वो बेच देता है, तो इन दैट केस हम उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो देखिए यहां पे ओवरराइडिंग कमीशन में क्या लिखा हुआ था। Overriding commission is an extra commission allowed over and above the normal commission is generally offered. Over and above the normal commission. When the agent is required to put in hard work in introducing a new product in the market, when he is entrusted with the work of supervising the performance of other agents in a particular area for effecting for sales at prices higher than the prices fixed by the consignor. It may be calculated on actual total sales or the difference between actual total sales and sales at special selling price or invoice price. देखिए जी, अगर हमारे पास क्वेश्चन में किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है तो इस पैरा ने हमें क्लियर कर दिया है कि आपको हमेशा ये कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट करना है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। आगे है जी एग्जांपल। राम सेंड 150 यूनिट्स एट ₹500 ईच टू रतन फॉर सेल. The goods are to be sold at a profit of 20% on sale. Ratan sold 100 units at ₹700 each and 25 units at ₹720. अब देखिए जी, 125 यूनिट सेल हुए हैं, 100 तो हुए हैं 700 के ऊपर, और 25 जो हुए हैं वो आपके हुए हैं 720 के ऊपर। अब आपको बोला गया था कि गुड्स को 500 प्लस 20% के ऊपर ही 20% ऑन सेल है, तो मतलब के 500 के ऊपर कितना हो गया ये आपका 1/4, मतलब 625 रुपए, क्योंकि 125 का प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक, तो 625 रुपए के हिसाब से आपको गुड्स बेचने के लिए कहा गया था। आपने एक तो बेचा बेटा 700 रुपए का, दूसरा आपने बेचा 720 रुपए का। क्या दोनों ही नॉर्मल प्राइस से ऊपर हैं? बिल्कुल हैं सर। ओवरराइडिंग कमीशन हो सकता है, जरूरी नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं हमें कुछ बोल रहा तब तक ओवरराइडिंग कमीशन हो सकता है। देखिए आगे, ही इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 2% ओवरराइडिंग कमीशन। सर क्वेश्चन में ये नहीं बताया ओवरराइडिंग कमीशन किस अमाउंट के ऊपर देना है, तो हम क्या करते हैं सर, हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं और इसके ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन दे देते हैं। क्या मैंने सही कहा? नहीं सर, आपने सही नहीं कहा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अभी आपने बोला था हमें हमेशा ये कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। अब देखिए बेटा, ये है आपकी टोटल कॉस्ट, राइट। तो जो इनवॉइस प्राइस था वो था 93,750, कैसे 75,000 प्लस 25% करके आ गया। आगे अब आपकी एक्चुअल सेल है 88,000। वैसे ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, तो अब नॉर्मल कमीशन कितना हो गया? देखिए टोटल सेल अब आपके पास आ गई 88,000। हमारे लिए यही फिगर रेलिवेंट थी। 88,000 का 5% अलग से निकाल दिया, 2% अलग से निकाल दिया, और टोटल कमीशन हमारे पास आ गया कितना? 6160। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ऑफ मुंबई सेंड गुड्स to B of Delhi. The goods are to be sold at 125% of cost, which is invoice price or above. B was entitled to the commission of 10% on sales plus 25% of any surplus realized above invoice price. 10% of the goods sent out on consignment, कितना है? 12,500 were destroyed. 75% of total consignment is sold by B at ₹1 lakh. अब बेटा देखिए, आपको 10% गुड्स की कॉस्ट बता रखी है, ठीक, सॉरी इनवॉइस वैल्यू बता रखी है 12,500। अगर 12,500 जो है वो
10% ऑफ टोटल कंसाइनमेंट है इनवॉइस प्राइस, ठीक, तो टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी होगी सर? 1,25,000। कैसे आया? 12,500 इंटू 100/10। अब 1,25,000 में से कितना स्टॉक सेल आउट हो गया सर? 75% हो गया। तो तुम जब इसका 75% करोगे, इस स्टॉक का जब तुम 75% करोगे तो तुम्हारे पास आईपी ऑफ 75% स्टॉक आ जाएगी। अब जितनी भी आईपी है, ठीक है, उसके ऊपर तो तुम्हें देना है कितना? सॉरी, आईपी के ऊपर नहीं, टोटल सेल्स के ऊपर हमें देना है 10%, मतलब 1 लाख के ऊपर हमें 10% देना है ऑर्डिनरी कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन हमें किसके ऊपर देना है? ओवरराइडिंग कमीशन सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी आपके सामने 75%, 1 लाख में से लेस करके आएगी, ठीक, उस सरप्लस के ऊपर हमें देना है कितना? 25%, जैसा हम लोगों ने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार क्लास में भी करवाया था, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसका आंसर विल बी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, X of Kanpur sent out certain goods at cost plus 25%. Invoice value of goods sent out was rupees 2 lakh. 4/5 of the goods were sold to consignee at 1,76,000. फिर से वही है बेटा, 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू। क्वेश्चन इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सर ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर था, राइट। इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी कमीशन इनवॉइस प्राइस तक के है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कुछ उससे ऊपर का बेचा गया है तो उसके ऊपर आपको अलग से 10% का कमीशन सरप्लस मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो। अब तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट कमीशन सर, डेल क्रेडिटर कमीशन। इसके ऊपर ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगता क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री में इसके बारे में डिस्कस कराते हैं। अब देखिए जी, आप लोग फिर से हम लोग आपके एग्जांपल में पहुंच जाते हैं। आप हो कंसाइनर और ये बंदा है बेचारा कंसाइनी। तुमने इसको बोला कि देख भाई, गुड्स हमेशा जरूरी नहीं कैश पे बेचे जाएं, गुड्स हो सकता है क्रेडिट पे भी बेचे जा सकते हैं, राइट। तो तुमने उसको बोल दिया कि ठीक है जी, तुम गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेच दो। अब जब तुम क्रेडिट पे गुड्स बेच रहे हो, ठीक, तो वहां पे एक चीज नई क्या आके खड़ी हो जाती है? वो नई चीज ये आके खड़ी हो जाती है सर कि कल को अगर पैसे मर गए तो कौन बियर करेगा? एथिकली तो तुम लोग बियर करोगे। क्यों? क्योंकि सर हमने तो कंसाइनमेंट के मीनिंग में ही ये चीज पढ़ ली थी कि सर जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा किसका होगा? सर वो सारा का सारा हमारे कंसाइनर का होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन तुमने बोला कि नहीं जी नहीं, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। हम एक काम करते हैं, अगर हमें रिस्क ही छोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे सर, हम जो ये डेल क्रेडिटर कमीशन है ना, एक नया टाइप का कमीशन है डेल क्रेडिटर कमीशन, इस कमीशन को हम लोग सामने वाले कंसाइनी को दे देंगे। ये कमीशन क्यों दिया जाएगा? ये कमीशन सिर्फ इसीलिए दिया जाएगा कि कल को अगर यहां पे कंसाइनमेंट डेटर के केस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसाइनमेंट डेटर के केस में अगर कोई लॉस हो जाता है, ठीक, इन दैट केस वो लॉस कंसाइनी भाई साहब बियर करेंगे। क्यों बियर करेंगे? क्योंकि इस चीज के हम उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। बच्चों के मन में सवाल आता है सर अगर पैसे रिकवर हो गए, ओ बेटा हो गए तो हो गए। अगर पैसे रिकवर हो गए तो दैट डजंट मीन कि उन पैसों के ऊपर अब तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने उस रिस्क को बियर करने के पैसे दिए थे। तुमने इस चीज के पैसे नहीं दिए थे कि हम लोग अगर कल को पैसे रिकवर हो गए तो वापस ले लेंगे। ना 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 ना, तुमने बोला कि कंसाइनी भाई अब रिस्क तेरा है। अब रिस्क में तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने ये पैसे अगर रिकवर भी कर लिए तो उस पर तुम्हारा हक बिल्कुल खत्म। मतलब कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पेड है तो कंसाइनमेंट डेटर के केस में बैड डेट्स की एंट्री पास नहीं होगी। किसकी बुक्स में? कंसाइनर की बुक्स में। देखिए जी, जरा पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है। Del creditor commission is an additional commission paid by the consignor to the consignee for bearing the loss on account of bad debts. If consignee gets del creditor commission, consignee will bear the risk of bad debts. If consignee does not get del creditor commission, consignor will bear the risk of bad debts. यहाँ पे consignee है और यहाँ पे consignor. Del creditor commission क्रेडिट सेल्स पे भी हो सकता है, टोटल सेल्स पे भी। लेकिन सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करेंगे? तो हमेशा हम इस कमीशन को भी टोटल सेल्स के ऊपर ही
कैलकुलेट करेंगे। कुल मिला के बात तुम्हें समझ में आई कि सर जब भी कभी कमीशन की कैलकुलेशन होगी और क्वेश्चन साइलेंट होगा, कमीशन हमेशा हमेशा टोटल सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। खुद से दिमाग मत लगाना, ओवरराइडिंग है तो इनवॉइस प्राइस से ऊपर कर देते हैं, डेल क्रेडिटर है तो हम क्रेडिट सेल्स के ऊपर कर देते हैं, ऐसी चीजें मत करना। तुम्हारा कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर ही हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बेटा मैं क्लास में करवाऊंगा बाद में, ये दोनों आपने खुद करने हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ना मैंने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन साथ में बना रखे थे। पहला क्वेश्चन तो यही है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दीपिका ऑफ पंजाब सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू रणवीर। देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें सर नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक। तो दीपिका ऑफ पंजाब सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू रणवीर ऑफ महाराष्ट्र वर्थ ₹5 लाख एट कॉस्ट। इसकी एंट्री क्या हम लोग पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। पहले एंट्री हमारी इसकी क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आगे एडवांस डिपॉजिटेड बाय रणवीर, रणवीर ने एडवांस डिपॉजिट करवाया बेटा, तो बैंक टू रणवीर। इस क्वेश्चन में आपको बनाना, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है, रणवीर का पर्सनल अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ दीपिका। और दीपिका इस केस में कौन है? शी इज अ कंसाइनर। बेटा ये एंट्रीज मैंने सारी डिस्कस कर रखी है, मैं फटाफट से पढ़ देता हूं और कौन कौन सी है। एक्सपेंसेस पेड डायरेक्टली पेड बाय दीपिका फॉर कंसाइनमेंट, दीपिका ने डायरेक्टली एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। एक्सपेंसेस किसके हैं सर? ये एक्सपेंसेस दीपिका के ही हैं क्योंकि कंसाइनर है और उसी ने डायरेक्टली पे किए, तो दीपिका टू कैश, सॉरी दीपिका की बुक है, सॉरी एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक कर दिया करो। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय रणवीर, रणवीर ने पे किए तो वो हमसे रीइंबर्स में लेगा, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट टू रणवीर। सेल्स मेड बाय रणवीर, अब रणवीर हमारा डेटर बन चुका है और सेल्स का नाम हमने लेना नहीं है, तो रणवीर टू कंसाइनमेंट। आगे बैड डेट्स फॉर दिस कंसाइनमेंट 10,000 अज्यूमिंग नो डेल क्रेडिटर कमीशन हैज बीन पेड। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे हुआ तो इन दैट केस ये एंट्री किसकी बुक्स में जाएगी? ये बैड डेट्स की एंट्री दीपिका की बनती है, दीपिका को ही ये बैड डेट्स जो हैं वो बियर करने पड़ेंगे। तो यहां पे ये एंट्री क्या पास करेंगे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। इट इज सॉर्ट ऑफ एंट्री बेटा बैड डेट टू डेटर। हमारे डेटर का नाम कंसाइनी है यहाँ पे और बैड डेट का नाम हमने यहाँ पे खोलना नहीं है, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। उसके बाद कमीशन अर्नड बाय रणवीर, रणवीर ने हमसे कमीशन अर्न किया है बेटा, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी यहाँ पे? इस केस में कमीशन हमारा एक्सपेंस बन जाता है, तो कंसाइनमेंट टू रणवीर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट इज वैल्यूड एट 1 लाख। जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होती है तो इट विल बी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कंसाइनमेंट स्टॉक है, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग की जगह कौन सा अकाउंट सर? कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट कौन सा है हमारा? कंसाइनमेंट। अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन? 10,000 का हुआ सर। सबसे पहले तो सर इस अबनॉर्मल लॉस को हम कंसाइनमेंट का लॉस नहीं मानेंगे, तो अबनॉर्मल लॉस को आप कंसाइनमेंट अकाउंट में से क्या कर देंगे बेटा? बाहर निकाल देंगे, तो एंट्री विल बी अबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। वैसे पूरा कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास अब नॉर्मल लॉस का, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस एक्चुअल में जाएगा कहां सर? P&L अकाउंट में, लेकिन सिर्फ उतना का लॉस हमारा P&L अकाउंट में जाएगा जितना लॉस एक्चुअल में हमारा हुआ है। अब देखिए 10,000 का टोटल लॉस हुआ था, 8,000 का तो क्लेम ही मिल गया, तो हम नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी नामक डेटर खड़ा कर देंगे। क्लेम एडमिट किया गया है, सिर्फ पे नहीं हुआ। एसेट हो गया हमारा 8,000 का, लेकिन जो अब नॉर्मल लॉस था वो था 10,000 का, तो 2,000 हमारा P&L अकाउंट में हमें खुद ही बियर करना पड़ेगा। 2,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस का क्वेश्चन बेटा ये आप लोगों को खुद करना है, इसके रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब ये हैं कमीशन के क्वेश्चंस। Mr. Modi sent 5 lakh units to his consignee Mr. Shah, which are sold to at ₹100 per unit. Mr. Shah is to be given the following:
10% ordinary commission, del creditor commission on credit sales, overriding commission on the amount of sales over and above the normal price. Normal price मतलब यहां पे इनवॉइस प्राइस हो गया. अब नॉर्मल प्राइस कितना है? 100 रुपया है. 1.5 लाख यूनिट तो 100 रुपए के ऊपर गए, 1 लाख यूनिट 120 के ऊपर गए. ऑन क्रेडिट है, क्योंकि ये ऑन क्रेडिट है तो इसके ऊपर से डेल क्रेडिटर कमीशन भी बनता है, इसके ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन भी बनता है और ऑर्डिनरी कमीशन तो बनता ही बनता है. यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन बनता है, क्योंकि सेकंड वाले पॉइंट में क्रेडिट सीधा सीधा मेंशन्ड है, मतलब बाकी के दोनों क्रेडिट पे नहीं है, वो कैश पे है. ठीक, ये अज्यूम किया जा सकता है. इसमें बेटा ओवरराइडिंग, क्योंकि 2 लाख है, 100 से तो ऊपर ही है. ठीक, तो इस पे बनता है ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन. इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और साथ में जर्नल एंट्री पास कर लेनी है. आगे नेक्स्ट, Novel of Mumbai sent goods to Parag of Delhi. These goods are to be sold at 125% of cost, which is invoice price or above. Parag was entitled to the commission of 10% on sales plus 25% on any surplus realized above invoice price. मतलब सर ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन का है. 10% of the goods sent by Novel, invoice value of which was 12,500 were destroyed. 75% of total consignment was sold by Parag at ₹1 lakh. बेटा ये ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों से डिस्कस करके आया हूं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो इनवॉइस वैल्यू टोटल कंसाइनमेंट की निकाल लो. तो टोटल कंसाइनमेंट की इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,25,000. इसमें से 75% सेल आउट हो गया है, तो 75% की इनवॉइस वैल्यू निकाल लो. तो उसमें जितना तो हमारा मतलब मेरे हिसाब से 93,750 आएगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे फिगर शायद याद थी. ठीक है, तो उसके ऊपर तो आप दे देंगे सिर्फ और सिर्फ क्या ऑर्डिनरी कमीशन 10% के हिसाब से. ठीक है, 10% तो आपको पूरा का पूरा ही देना है, 1 लाख टोटल सेल्स के ऊपर 10%, और जो बाकी का जो डिफरेंस होगा, आई थिंक इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसके ऊपर आपको 25% और दे देना है ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड. कमीशन के केस में क्वेश्चन की लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन की लाइंस ही तुम्हें या बचा लेंगी या मरवा देंगी, व्हाटएवर द केस में भी, तो उसको तुम देख सकते हो. Karan of Kanpur send out certain goods on consignment at cost plus 25% to Arjun. Invoice value of goods sent were ₹2 lakh. हाँ जी, 4/5 of the goods were sold by Arjun at ₹1,76,000. The commission will be 2% up to the value of invoice, up to the invoice value, sorry, and 10% on any surplus above invoice value is payable. ये बेटा क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे. इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, तो वहां पे आपको आगे बता दिया जाएगा. तो अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंसाइनमेंट चैप्टर को अपने अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर. थैंक यू.